हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप सब लोग? बड़े दिन हो गए थे यार, आप लोगों से मिला नहीं, तो मैंने सोचा आज कोई एक लॉजिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। तो आज के सेशन में हम अभिमन्यु का जर्नी डिस्कस करने वाले हैं आईएमओ के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बड़ी अमेजिंग सी जर्नी है। एंड लेट्स सी आप उस जर्नी का कितने हद तक पार्ट बन पाओगे। बाय द वे, दिस इज आर वन ऑफ आर लेवल 8 क्लास प्रॉब्लम, जिसमें हमने एक बच्चे की जर्नी आईएमओ के थ्रू, नॉट एग्जैक्टली आईएमओ के थ्रू, बेसिकली एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसको इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सी आप ये क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी इन डेप्थ मैथ्स, अगर आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ मैथ्स का नहीं भी आइडिया, परफेक्टली फाइन। अगर आप 7th 8th 9th तक का मैथ्स जानते हो, अगर आप सोच सकते हो, देन यस, दिस इज द क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये अभी हमने जो रिसेंटली लेवल 8 बैच स्टार्ट किया था 2026 के लिए, उसमें थॉट बिल्डिंग सेशंस का ये प्रॉब्लम है, तो दैट डजंट रिक्वायर एनी इन डेप्थ मैथ्स, बट यस, अ लॉट ऑफ लॉजिक विल बी रिक्वायर्ड, राइट? So let's see what exactly is the problem statement. So the problem states that young Abhimanyu dreams of representing India at the IMO. To test his focus and strategic thinking, his mentor Krishna creates a special mathematical challenge for him. Right. So Krishna arranges a 5 by 5 Chakravyuh, that is a grid of 25 mystical cells, and in the center of each cell sits a tiny glowing chidiya. Okay? There is a sparrow in the center of each cell. At Krishna's signal, all 25 chidiyas simultaneously jump. So basically, Abhimanyu wants to represent India, but to test his focus, उसके मेंटर कृष्णा जी ने एक 5 by 5 का ग्रिड प्रिपेयर किया, जिसमें एक काफी मिस्टिकल सा ग्रिड है। एंड इन द सेंटर ऑफ दैट, ऑफ एवरी सेल, 5 by 5 में बेसिकली देयर विल बी 25 स्क्वायर्स, राइट? एंड इन द सेंटर ऑफ एवरी स्क्वायर देयर इज अ स्पैरो, देयर इज अ चिड़िया, राइट? एंड कृष्णा के सिग्नल करने पर क्या हो रहा है? ऑल द 25 चिड़िया साइमल्टेनियसली जंप, बट कुछ कंडीशन है। ईच चिड़िया मस्ट मूव एग्जैक्टली वन सेल अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। तो बेसिकली एक 25 सेल्स का एक ग्रिड है ना, हर सेल में एक चिड़िया बैठी हुई है। तो इन टोटल इनिशियली देयर आर 25 चिड़िया। ठीक है, अब जैसे कृष्णा ने सिग्नल किया, जो मर्जी सिग्नल किया हो, हर चिड़िया जंप करती है। और जंप करके कहाँ जाएगी? बेसिकली एवरी चिड़िया मस्ट मूव एग्जैक्टली वन सेल, हर चिड़िया को मूव करना जरूरी है। एंड हर चिड़िया एग्जैक्टली एक ही सेल मूव करती है, या तो अप या डाउन या लेफ्ट या राइट। ठीक है, बट हाँ, अब ऑब्वियसली आपके दिमाग में बहुत कुछ चीजें आ रही होगी, वो सारे पॉइंट्स कृष्णा ने क्लियर किए। कृष्णा ने बोला कि द चक्रव्यूह रिमेन्स परफेक्टली स्टिल, ओनली द चिड़ियाज मूव। चक्रव्यूह घूम नहीं रहे, सिर्फ चिड़िया मूव कर रही है, और वो भी एग्जैक्टली वन सेल, मतलब हर चिड़िया एक ही सेल मूव कर रही है। नो चिड़िया मे जंप आउटसाइड द ग्रिड, मतलब अगर कोई ग्रिड के पेरिफेरी पर चिड़िया बैठी है, पेरिफेरी वाले स्क्वायर्स पे, तो ऐसा नहीं कि वो ग्रिड से बाहर जा सकती है। ठीक है, आफ्टर द जंप मल्टीपल चिड़ियाज मे ऑक्यूपाई द सेम सेल एंड सम सेल्स मे बी कम एम्प्टी। तो जैसे चिड़िया ने जैसे कृष्णा ने सिग्नल किया, हर चिड़िया एक एक सेल जंप कर रही है। ठीक है, या तो अप या डाउन या लेफ्ट या राइट, जो भी पॉसिबल है, हो सकता है सारी पॉसिबिलिटीज हो, तो उनमें से किसी एक में जंप कर रही है। ठीक है, आफ्टर द जंप एक किसी भी कुछ सेल्स में ऐसा हो सकता है मल्टीपल चिड़ियास हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेल खाली हो जाए। ठीक है, आई होप आप सिनेरियो समझ पा रहे हो अभी तक क्या हो रहा है। फिर when all the cheerleaders have settled, Krishna gives Abhimanyu the final challenge. And what was the challenge? कृष्णा ने बोला कि भाई, to reach the next stage of your IMO journey, what you need to do, you must eliminate all 25 चिड़ियास। आपको सारे के सारे 25 चिड़ियास एलिमिनेट करनी है। One arrow kills all the चिड़ियास in the cell it hits. Since you can control where each चिड़िया lands after the jump, what is the minimum number of arrows needed, right? तो बेसिकली अभिमन्यु के पास एरोज है ना। एंड कृष्णा ने बोला कि आप जब भी एक एरो चलाओगे, जिस भी सेल को आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी सेल को वो हिट कर रहे हैं, उस सेल में प्रेजेंट जितनी भी चिड़ियाज हैं, वो एक सिंगल एरो से किल हो जाएंगी। ठीक है, वन एरो किल्स ऑल द चिड़िया प्रेजेंट इन दैट सेल। ठीक है, तो अभिमन्यु तेज है। ठीक है, अभिमन्यु जिस भी सेल को टारगेट करते हैं उसको वो हिट जरूर करते हैं, एंड उस सेल में जितनी भी चिड़ियाज हैं, वो सारी चिड़ियाज किल हो जाएगी। ठीक है, अब
कृष्णा ने बोला कि अभिमन्यु कैन कंट्रोल, सिंस यू कैन कंट्रोल वेयर ईच चिड़िया लैंड आफ्टर द जंप। तो बेसिकली जब कृष्णा ने सिग्नल किया ना सभी चिड़िया को कि भैया जंप करो, तो उसके बाद चिड़िया को एग्जैक्टली लैंड कहाँ करना है ये अभिमन्यु कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब क्वेश्चन कृष्णा ने क्या बोला, कृष्णा ने बोला कि भैया अगर एक सिनेरियो है आपको सारी चिड़िया किल करनी है नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए, तो आपको मिनिमम कितने एरो चाहिए होंगे, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो पॉइंट क्या है, अब अभिमन्यु को खेलना है ना, अभिमन्यु को चिड़िया को कंट्रोल करना है और अभिमन्यु को चाहिए कि एक जंप के बाद मिनिमम नंबर सेल्स में चिड़िया लैंड करे, ठीक है। ऑब्वियसली अभिमन्यु चाहेगा तो ऐसे कि एक ही सेल में लैंड कर जाए, बट ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो वर्कआउट करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज एन अमेजिंग क्वेश्चन। ये हमने अभी रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था। आई एम वेरी श्योर आप में से शायद कुछ बच्चों ने क्वेश्चन देखा होगा एंड काफी सारे बच्चों ने कमेंट में आंसर भी लिखे हुए थे, कुछ करेक्ट थे, कुछ इनकरेक्ट थे, कुछ रैंडम आंसर्स थे, राइट। तो जस्ट पॉज द वीडियो, गिव द क्वेश्चन अ जेन्युइन ट्राई, है ना। एंड अगर हो जाता है वेल एंड गुड, तो आप सॉल्यूशन देखने के लिए, आप आंसर चेक करने के लिए, आप अपनी अप्रोच चेक करने के लिए वापस आ सकते हो। इनकेस नहीं होता है तो आप अगेन सॉल्यूशन देखने के लिए वापस वीडियो पर आ सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार है ना, बिफोर टेलिंग द सॉल्यूशन, मैं एक बार आपको पहले क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली एक 5x5 का ग्रिड है, ठीक है, और इनिशियली हर सेल में एक चिड़िया बैठी है। तो अब हमें करना क्या है, अब पहली बात तो आप हर चिड़िया सिर्फ एक ही सेल मूव कर सकती है, या तो अप या डाउन या लेफ्ट या राइट। अब जैसे मान लो यहाँ पर जो चिड़िया थी, ऑब्वियसली वो अप नहीं जा पाएगी, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि नो चिड़िया कैन मूव आउटसाइड द ग्रिड, ग्रिड के बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो ये वाला जंप खत्म हो गया, ये वाला जंप खत्म हो गया। तो यहाँ वाली जो चिड़िया है उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो राइट जा पाएगी या वो डाउन जा पाएगी, ठीक है। ये कहानी क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं इस चिड़िया की बात करूं, इस चिड़िया के पास तीन ऑप्शन होंगे, या तो वो लेफ्ट जा सकती है, या वो अप जा सकती है, या वो डाउन जा सकती है, ठीक है। बेसिकली उसके पास क्या है, अलाउड नहीं है, उसके पास राइट जाना अलाउड नहीं है। बट कुछ चिड़िया के पास चार ऑप्शन है, जैसे इसके पास एक, दो, तीन, चार, ये चार ऑप्शन है, चारों में कहीं पर भी जा सकती है। बट एक सेल, एग्जैक्टली एक सेल हर चिड़िया मूव जरूर करती है, और एग्जैक्टली एक ही सेल मूव करना है। एंड हमें चाहिए कि आफ्टर एग्जैक्टली वन जंप, तो बेसिकली जब हर चिड़िया ने एग्जैक्टली एक ही जंप किया, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स में मुझे चिड़ियाज को डालना पड़ेगा, या मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स में एम्प्टी रखवा पाऊंगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये ना वैसे बाय द वे दिस इज अ वेरी वंडरफुल प्रॉब्लम, एंड ये आई गेस यूकेएमटीएस में आया हुआ है, एंड दिस इज एन ऑसम प्रॉब्लम। द एग्जाम इज इक्विवेलेंट टू आईएनएमओ, आईएनएमओ के इक्विवेलेंट एग्जाम है, बट यस सिंस द प्रॉब्लम इज लॉजिकल, सो इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई इन डेप्थ कोई नंबर थ्योरी का या कुछ कॉम्बिनेटोरिक्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत है, नथिंग इज रिक्वायर्ड, जस्ट द लॉजिक, जस्ट योर इमेजिनेशन स्किल्स, है ना। दैट्स व्हाई मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं। एंड अब तो मतलब इस बार भी इफ यू हैव सीन आरएमओ में, आरएमओ 2026 में पहला क्वेश्चन ही दैट वाज प्योरली लॉजिकल, दैट वाज बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। तो लेट्स सी हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा खेलने की कोशिश करते हैं। देखो मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं मैक्सिमम सेल्स को एम्प्टी करवाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि यार ये वाली चिड़िया इधर चली गई, मतलब ये ऊपर वाली रो नीचे आ गई, ठीक है, और नीचे वाली रो ऊपर चली गई, मतलब नीचे वाली रो में जो चिड़िया थी सेकंड रो में वो फर्स्ट में चले गई। फिर मैंने ये करते ही मुझे थोड़ा यार इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, पहले भी इन 10 सेल्स में चिड़िया थी, अभी भी उसके बाद इन 10 सेल्स में चिड़िया, और ये वाली चिड़िया का अभी हमें कुछ और करना भी पड़ेगा, है ना। तो ये तो मुझे कुछ फ्रूटफुल सी चीज नहीं दिखी, बट फिर पैरेलली स्ट्राइक किया कि यार एक काम करता हूँ ना, ये जो ऊपर वाली चिड़िया है, ठीक है, इनको तो मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। सिमिलरली थर्ड रो में जो चिड़िया थी, क्योंकि एक सेल में मल्टीपल चिड़िया अलाउड है, इनको मैं वापस सेकंड रो में भेज देता हूं। तो ऐसा करने से मैंने क्या किया, सेकंड रो में मैंने 10 चिड़िया तो डाल दी, ठीक है। बट अब सेकंड रो वाली चिड़िया का क्या करूंगा, अब क्या मैं उसको ऊपर लेकर आऊं, नीचे लेकर आऊं, क्या करूं। बट फिर मुझे याद आया कि सिर्फ अप या डाउन थोड़ा ना, हम राइट या लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो सेकंड रोज वाली चिड़िया को मैं सेकंड रो में ही कंटेन करा सकता हूँ। कैसे, जैसे मान लो ये वाली फर्स्ट चिड़िया थी, ये राइट चली गई, इस सेल वाली चिड़िया लेफ्ट आ गई, है ना।
अब ये दोनों तो आपस में इंटरचेंज हो गई, सिमिलरली ये वाली चिड़िया इधर चली गई, ये वाली चिड़िया इधर आ गई, ये वाली चिड़िया लेट से लेफ्ट वाली साइड है। तो अब हुआ क्या, इनिशियली जो इन 3 रोज में, सिर्फ अभी मैं पहले 3 रोज की बात कर रहा हूं, इन 3 रोज में जो 15 स्पैरोज थी, 15 चिड़ियाज थी, वो आफ्टर द जंप कहां आ गई, वो सिर्फ इस रो में आ गई, सेकंड रो में। ठीक है, तो सेकंड रो में कितने स्क्वायर्स ऑक्यूपाई हुए, 5 स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब ऐसा करने से मुझे एक चीज समझ में आई, अब मैं फोर्थ रो वाले चिड़ियाज को एक जंप में सेकंड रो में तो नहीं लेकर आ पाऊंगा, सिमिलरली फिफ्थ रो वाली चिड़ियाज को मैं सेकंड रो में तो नहीं लेकर आ पाऊंगा। तो मैं क्या करूं, तो मैं अगर मैं ये करता हूं, फिफ्थ रो को मैं फोर्थ रो पे ले आता हूं। ठीक है, फोर्थ रो को आपस में ही अरेंज करवा देता हूं। आपस में अरेंज करवाने का मतलब, जैसे अभी सेकंड रो वाली चिड़िया के साथ किया था, इधर वाली चिड़िया राइट गई, इधर वाली लेफ्ट गई, इधर वाली राइट गई, इधर वाली लेफ्ट गई, और इधर वाली इधर चली गई। तो ये दो चिड़ियाज जो एक्चुअली ये दो रोज में जो 10 चिड़ियाज थी, उनका हमने क्या किया, हमने उन्हें सिर्फ इस रो में लिया, जिसमें अगेन कितने स्क्वायर्स ऑक्यूपाई होंगे, 5 स्क्वायर्स। ठीक है, तो इस मेथड से मैंने क्या किया, इस मेथड से मैं जो 25 चिड़ियाज थी उनको आफ्टर वन जंप मैं 10 स्क्वायर्स में बाउंड कर पा रहा हूं। ये मैंने एक तरीका था, है ना? अब ऑब्वियसली दिस मे और मे नॉट बी द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इतना जरूर क्लियर है कि भैया कम से कम अब 10 एरोज की तो जरूरत पड़ेगी, 10 से ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव अ वे जिसमें मैं सभी की सभी चिड़िया को 10 स्क्वायर्स में बाउंड करवा सकता हूं, आफ्टर वन जंप 10 स्क्वायर्स में प्लेस करवा सकता हूं। ठीक है, बट अब क्या करें, क्या यही मेरा आंसर है? अगर यही मेरा आंसर है तो क्या मतलब बस ऐसे ही लिखना है या कुछ और करना है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा ना, अगर हम आरएमओ इनमो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एग्जैक्टली आप लोगों को करना क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अब अभी दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये तो हम अभी थॉट प्रोसेस बिल्डअप कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्वेश्चन के बारे में कि अच्छा यहां तक कर लिया, मतलब 10 से ज्यादा तो आंसर नहीं होगा, यानी 10 एरोज तो कम से कम चाहिए ही है। क्या मैं 9 में या उससे और कम में काम चला सकता हूँ, वो अभी हमें देखना होगा, है ना? तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में अब देयर आर टू थिंग्स, जैसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एरोज अभिमन्यु विल नीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ क्लेम दैट, लाइक लेट्स से योर क्लेम is that minimum number of arrows needed are, let's assume x। वो ऑब्वियसली आपको x की वैल्यू बतानी होगी। अब यहां पर आपको दो चीजें करनी होगी। पहली चीज, आपको x के लिए कोई एक कंस्ट्रक्शन देनी होगी कि भैया अगर मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो x में सारी चिड़ियाज आ जाएंगी। ठीक है, एक तो आपको ये करना होगा। दूसरा, आपको ये देखना होगा कि अगर लेट से मैंने सारी चिड़ियाज को x में कर भी दिया, तो क्या मतलब x के लिए आपने कंस्ट्रक्शन दे दी, जैसे 10 के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन दे दी, देन यू नीड टू गिव अ प्रूफ कि इससे कम पॉसिबल नहीं है, मतलब 9 या 9 से कम में नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव। ठीक है, एंड एक्चुअल मार्क्स उसी के ही होते हैं। ठीक है, जैसे अभी इन केस अगर आंसर 10 है तो आपको 9 के लिए प्रूफ देना होगा कि 9 या 9 से कम नहीं है। ठीक है, अब बट अभी इस पॉइंट पर तो वी आर नॉट श्योर कि भैया 9 कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब ये ना बड़े जनरल क्वेश्चन है ना, इसमें अब आपको थॉट प्रोसेस बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको सोचना होगा। अब 10 के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गई, तो आइडियली व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि हम 9 के लिए खेलें। तो हम 9 के लिए थोड़ा सा खेलने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मैं, जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने इन 15 चिड़ियाज को 5 स्क्वायर्स में ला दिया था। ठीक है, मेक सेंस? अब क्या बची हुई 9, बची हुई जो 10 चिड़ियाज हैं, क्या उनको मैं 5 स्क्वायर की जगह 4 में ला सकता हूँ? ठीक है, मतलब मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, मैंने पूरी फर्स्ट रो वाली चिड़िया सेकंड में भेज दी, पूरी थर्ड रो वाली चिड़िया मैंने सेकंड में भेज दी, एंड सेकंड वाली चिड़िया को मैंने सेकंड रो में ही एडजस्ट करवा दिया, लेफ्ट राइट मूव करवा के। ठीक है, अब मेरे पास जो चिड़िया बचती हैं वो एक तो फोर्थ रो की बची और एक फिफ्थ रो की। क्या मैं किसी तरीके से
इन दो रोज की चिड़िया को सिर्फ 4 स्क्वायर में बाउंड करवा पाऊंगा? अब इस तरीके से आपको सोचना होगा। अगर मैं करवा पाऊंगा तो भाई वो कंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब 10 की जगह फिर 9 आंसर हो सकता है। फिर हम 9 से 8 की तरफ फाइट मारने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब यहां पर हमने क्या सोचा, अभी तक मैं सिर्फ अप डाउन सोच रहा था मेजरली, है ना, और सिर्फ उसी रो को मैं इन बिटवीन सोच रहा था। अब यहां पर देखो, यहां पर फायदा क्या हुआ था, मैंने थर्ड रो को पूरा एज इट इज ऊपर भेज दिया, फोर्थ रो को नीचे ले आया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप सिमिलरली सोचोगे, अगर मैं इन दोनों स्क्वायर्स की बात करूं और इन दोनों स्क्वायर्स की बात करूं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से बात करते हैं हम मे बी ए स्क्वायर की और ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर की और ए स्क्वायर की, मैं अगर इन चार स्क्वायर्स की बात करूं, इन दोनों, ये वाली दोनों चिड़िया आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। फर्स्ट टू बॉक्स वाली चिड़िया इसमें आ सकती है, थर्ड और फोर्थ ये वाली चिड़िया भी इसमें आ सकती हैं। ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, ये भी लेफ्ट आ सकती है, ये भी लेफ्ट आ सकती है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि नीचे वाली दो रोज को मैं 4 में कर पाऊंगा? हाँ है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अब 9 के लिए कंस्ट्रक्शन दे दी, मैंने 9 स्क्वायर्स में डालने के लिए कंस्ट्रक्शन दे दी। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ जिनको अभी नहीं समझ में आया। मैंने क्या बोला, कंसिडर दीज 9 स्क्वायर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट एंड नाइन्थ। मेरा क्या क्लेम है, मेरा ये क्लेम है कि एक जंप के बाद मैं जितनी भी 25 चिड़ियाज थी, उन सब चिड़ियाज को इन 9 सेल्स में ले आऊंगा, ठीक है। ये मेरा क्लेम है। और प्रूफ क्या है इस चीज का? प्रूफ सिंपल सर, जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज नीचे उतर गई, ठीक है, ये 5 चिड़ियाज आ गई। जो थर्ड रो है जो एज इट इज ऊपर चली गई, ठीक है। अब जो सेकंड रो है वो आपस में एडजस्ट होगी। आपस में एडजस्ट होने का मतलब बेसिकली फर्स्ट चिड़िया भी राइट गई, सेकंड भी राइट गई, मान लो थर्ड भी राइट गई, फोर्थ भी राइट गई, फिफ्थ वाली इधर आ गई, खत्म, ठीक है। किसी मल्टीपल वेज है ना यार, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो पहली 3 चिड़िया, पहली 3 रोज इनमें एडजस्ट होगी। अब बॉटम वाली 2 रोज, ये पहली रो राइट गई, पहला कॉलम राइट गया, ये भी राइट गया, ये वाला राइट गया, ये वाला राइट गया, ये लेफ्ट आ गया, ये लेफ्ट आ गया, ये आपस में एडजस्ट हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली सारी 25 चिड़ियाज इन 9 स्क्वायर्स में बाउंड हो गई, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि आंसर जो हम पहले 10 सोच रहे थे इस कंस्ट्रक्शन में, 10 से तो 9 इज बेटर, ठीक है। तो 9 और लेस कैन बी द आंसर, ठीक है। फिर अब हम थॉट देते हैं कि यार क्या मैं 9 से कम कर पाऊंगा? जैसे लेट से इसी में मैं अगर मैं 8 करने की कोशिश करूं, 5 तो चलो मैं लेट से अज्यूम कि 5 तो मैं ये मानता हूं, एंड 2 यहां पर मान लिया। अगर मैं एक यहां पे मानता हूं, तो थोड़ी थोड़ी फील तो आ रही है कि यार यहाँ पे ना शायद थोड़ी सी फील आ रही है कि सब कुछ तो हो जाएगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये आपस में एडजस्ट हो गए, और ये इधर एक तो इस वाले को प्रॉब्लम होगी, ये कहाँ जाएगा, और दूसरा ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ना वहां पर, ये या तो ऊपर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, बट ये तो स्क्वायर मैंने लिया ही नहीं। तो एटलीस्ट इस तरीके से तो मैं 8 में नहीं लेकर आ पा, बट ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ प्रूफ, ये प्रूफ नहीं काउंट होता, है ना। तो मतलब अभी हम हाथ पैर मार के देख लें कि क्या क्या हम 8 में सारी चिड़िया को लेकर आ पाएंगे। थोड़े से और हाथ पैर मारने के बाद आपको शायद रियलाइज होगा कि यार 8 में तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बट ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रूफ। बहुत सारे बच्चों को लगता है मैंने 4-5 केसेस दिखा दिए तो भैया ये प्रूफ है, इससे मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट अ प्रूफ, ये काइंड ऑफ फेक सॉल्व भी नहीं कहूंगा, ये तो आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। यू आर जस्ट वर्किंग थ्रू द प्रॉब्लम। तो आपको एक जेन्युइन प्रूफ देना होगा कि वाई किसी भी तरीके से मैं 8 में नहीं लेकर आ पाऊं, ठीक है। तो अब वो प्रूफ बिल्डअप करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार एक तो मैंने ये देखा कि अगर अगर देखो मैं थोड़ा सा सिमेट्री का यूज करूं, मान लो मैंने
एक ये वाला स्क्वायर कंसिडर किया और एक स्क्वायर ये कंसिडर किया, ये दो स्क्वायर कंसिडर करता हूं, ठीक है। जंप से पहले, अब ध्यान से सुनना क्या मैं कहना चाह रहा हूं। बिफोर द जंप हर सेल में एक एक चिड़िया थी, तो कहना ही से बिफोर द जंप इन दोनों सेल में दो चिड़िया थी, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं आफ्टर द जंप ये दो चिड़िया डेफिनेटली दो डिस्टिंक्ट सेल ऑक्यूपाई करेंगे, ये दो चिड़िया सेम सेल में मैं नहीं लेकर आ पाऊंगा। मेक सेंस? किसी भी आप दो एडजेसेंट चिड़ियाज को आफ्टर द जंप सेम सेल में लेकर आ ही नहीं सकते। दो एडजेसेंट मतलब जो दो एक फेस शेयर कर रही है, क्योंकि देखो इसके पास ऑप्शन क्या है, इसके पास ऑप्शन है ये दो, ये इन दोनों में से किसी में जाएगी, ठीक है। एंड अगर मैं सेकंड वाले सेल की बात करूं वो इधर इधर या इधर, इन तीनों में से कहीं आएगी। कोई भी स्क्वायर कॉमन नहीं है ना, तो दैट मीन्स, जो कि बड़ा ऑब्वियस सा भी था, कि ये दो जो है, ये दोनों जो चिड़ियाज हैं आफ्टर द जंप दे विल ऑक्यूपाई अ डिफरेंट स्क्वायर, ठीक है। बट अगर मान लो मैं इन दो चिड़ियाज की बात करता हूं राइट टू वाली, क्या, अब देखो ध्यान से देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये चारों चिड़ियाज आफ्टर द जंप विल ऑक्यूपाई डिफरेंट स्क्वायर? आंसर विल बी नो। क्योंकि ध्यान से देखना, ऐसा हो सकता है ना यार, ये राइट चली जाए ये लेफ्ट चली जाए, तो ये दोनों तो सेम में जा सकती हैं, ठीक है। बट अगर अगर मैं थोड़ा सा सिमेट्री का यूज करूं, दूसरी सिमेट्री क्या हो सकती है, ऐसे तो काम नहीं कर रही, तो साइक्लिकली देखता हूं। अब अगर मैं ये चार स्क्वायर कंसिडर करता हूं, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि इन चार स्क्वायर्स में जो चिड़िया है आफ्टर द जंप दे विल ऑक्यूपाई फोर डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स? क्योंकि ये चिड़िया देखो ना, अब इनकी बाउंड्री क्या होगी, इनकी बाउंड्री जो होगी, ये चिड़िया सिर्फ मैं क्रॉस कर देता हूँ जिन जिन सेल में जा सकती है, इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, इनमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, ये इन पांच सेल में जा सकती है, ये वाली दो चिड़िया, ठीक है। सिमिलरली ये दो चिड़िया की अगर मैं बात करता हूँ, ये दो चिड़िया कहाँ कहाँ जा पाएंगी, लेट मी क्रॉस इट विद डिफरेंट कलर, ये इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, या आपस में भी इंटरचेंज हो सकती थी। पहली दो चिड़िया का दूसरी वाली दो चिड़िया के साथ कोई कॉमन चीज नहीं है। अब सिमेट्री देख रहे हो आप यहां पर, अब अगर देखो ना, अब यहां पर इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन योर इमेजिनेशन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर क्या हुआ, एक पेयर ऑफ चिड़ियाज के लिए तो ये वाली बाउंड्री बन गई, जो लेफ्ट वाला पेयर था, मतलब बेसिकली ये दो चिड़ियाज इस बॉक्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, एंड ये दो चिड़ियाज दो डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर में रहेंगी, आया ना, ठीक है। इस वाले दो चिड़िया के लिए मैं बात करूं मैं, तो इनके लिए जो बॉक्स बनता है दैट इज दिस बॉक्स, ठीक है। एंड कोई भी स्क्वायर, एज यू कैन सी, कोई भी स्क्वायर कॉमन नहीं है, ये इनकी बाउंड्री बन गई। सिमिलरली सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैं फिर दो चिड़िया को इधर रखूंगा, सर दैट अब इनकी क्या बाउंड्री बन गई है, इनकी बाउंड्री ये बन गई है, ये सिर्फ इन्हीं पांच स्क्वायर्स में लाई करेगी, ठीक है। सिमिलरली थर्ड के लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड के लिए व्हाट आई डू, आई क्रिएट, आई मेक एक चिड़िया यहां पर और एक चिड़िया यहां पर। अब इनकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, इनकी बाउंड्री विल बी दिस बाउंड्री, ये पांच का ब्लॉक बन जाएगा। लेट मी क्रिएट दिस ब्लॉक विद ब्लू, ये पांच का ब्लॉक बन गया, समझ पा रहे हो। एंड पांच के इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्लॉक बन गए, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या हुई, अब हाउ दिस विल काउंटेड एज अ प्रूफ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन। तो बेसिकली कंसिडर दीज नाइन स्क्वायर सिमेट्रिकली, शायद कुछ एक आपको सिंबल समझ में आएगा कि कौन सा सिंबल बन रहा है, एंड दिस एंड दिस, ठीक है। ये शायद कुछ सिंबल समझ में आ रहा है, टक टक टक, और इधर से ऐसे। एंड जो हमने अभी डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये बीच वाला एक प्लस साइन का बॉक्स बन गया, बच गया। तो कहना ही से कि यहां पर अगर मैं एक स्क्वायर रखता हूं, तो अब मेरा पहला क्लेम क्या था, ये जो दो स्क्वायर्स हैं, ये जो दो चिड़ियाज हैं,
बिफोर द जंप दो अलग अलग स्क्वायर्स में थी, आफ्टर द जंप दे विल बी प्रेजेंट इन टू डिफरेंट सेल्स। ये दोनों चिड़िया सेम सेल्स में नहीं जा सकती। ये क्लियर है? सेम प्रूफ मैं क्लेम करना चाह रहा हूं इन दोनों के लिए, सेम प्रूफ, सेम क्लेम इन दोनों के लिए, सेम क्लेम इन दोनों के लिए। एंड फर्दर ये दोनों चिड़िया जहां पर जाएंगी और ये दोनों चिड़िया जहां पे जा रही हैं, उनमें कोई भी स्क्वायर कॉमन नहीं है, जो हमने अभी दिखाया था कि एक का बाउंड्री एक 5 स्क्वायर का है, दूसरे का दूसरे 5 का, तीसरे का तीसरे 5 का, एंड चौथे का चौथे 5 का, कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड ये सारी बाउंड्री इस सेंटर वाले स्क्वायर से अलग है। सेंटर वाले स्क्वायर की जो बाउंड्री है वो बीच में प्लस वाली है। तो क्या मैं बोल सकता हूं आफ्टर द जंप, आफ्टर द जंप जो चिड़िया इन 9 स्क्वायर्स में प्रेजेंट थी, दे विल ऑक्यूपाई 9 डिफरेंट सेल्स। ठीक है, ये दो चिड़िया इन 5 में से कोई सेल ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, ये वाली जो राइट मोस्ट टू चिड़िया हैं वो इन 5 में से कोई 2 सेल ऑक्यूपाई करेंगी। ये वाली चिड़िया इन 5 में से कोई 2 सेल ऑक्यूपाई करेगी। एंड सिमिलरली ये वाली चिड़िया इन 5 में से कोई 2 सेल ऑक्यूपाई करेगी। एंड जो सेंटर वाला चिड़िया थी वो इस प्लस में से कोई बॉक्स ऑक्यूपाई करे। तो देयर इज नो स्क्वायर विच इज कॉमन फॉर दीज 9 चिड़ियाज। तो अल्टीमेटली आफ्टर द जंप व्हाट विल हैपन? आफ्टर द जंप these 9 chidias will be present in 9 distinct squares. So that means definitely at least 9 squares will be required, or you can say at least 9, let's make it more better, 9 arrows are required. नाउ अब हमें क्या करना था? ये तो वन पार्ट हो गया प्रूफ का। सेकंड पार्ट, हमें एक कंस्ट्रक्शन देनी थी सच दैट कि हम 9 में इसको अचीव करवा सकते हैं। वो हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके थे 9 में अचीव करवाने का। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो 4 थे, ये 5 स्क्वायर थे इन, और ये 4, तो इन 9 स्क्वायर्स में हम 9 सारी 25 चिड़ियाज को बाउंड करवा पाएंगे। एंड हेंस दैट कंक्लूड द प्रूफ, व्हाट, कि अभिमन्यु को अपनी आईएमओ की जर्नी में नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए 9 एरोस विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो भाई दिस इज द प्रॉब्लम जो हमने थॉट बिल्डिंग सेशंस में लेवल 8 में इस प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया था, राइट। एंड सी मतलब जैसे इफ यू एनालाइज दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो जिसके लिए आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट थी। इट वाज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इट वाज ऑल अबाउट लॉजिक। तो दिस टाइप ऑफ स्टफ, मतलब इस क्वेश्चन में हमने भी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द सेशन आल्सो, है ना। आज भी एज यू कैन सी यूट्यूब पे भी जब हम इसको कर रहे हैं तो अच्छा खासा टाइम लग चुका ऑलरेडी। तो सिमिलर सा टाइम हमने सेशन में भी स्पेंड किया था। ट्रस्ट में बच्चों ने क्या अमेजिंग सॉल्यूशंस दिए थे, क्या क्या अमेजिंग कंस्ट्रक्शन दी थी। 10 के लिए बहुत अच्छी अच्छी दी थी, उनमें से एक मैंने दिखाई। 9 के लिए देयर आर 4 to 5 डिफरेंट कंस्ट्रक्शन की 9 में कैसे कर सकते हैं। मैंने तो आपको एक ही कंस्ट्रक्शन दिखाई है ना, I have shown you this thing only, है ना। There were a lot of constructions 9 के लिए भी जो बच्चों ने इस बैच में दिखाई। तो लेवल 8 अभी रिसेंटली हमने बैच स्टार्ट किया था। एंड मैं आपको एक बार लेवल 8 बैच के बारे में बता देता हूँ। लेवल 8 बैच हमारे वीडियोस में काफी प्रीमियम बैच है। एंड इसमें जो अल्टीमेट हमारा पर्पस होता है बच्चों के थॉट प्रोसेस को बिल्कुल एनहांस करना एंड बच्चों को टीचर से इंडिपेंडेंट करवाना, है ना, कि बच्चा खुद से सोच पाए, हर चीज में वो खुद से सोच पाए, उसके पास सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, है ना। तो इस बैच को हमने अगर इस बैच के प्रीवियस रिजल्ट्स की बात करूं, अभी IIM 2025 जो कि एक ठीक ठाक सा पेपर था, 67 स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच आर स्कोरिंग 50 और मोर। ठीक है, और ये तो मतलब 67 से थोड़े ज्यादा थे, 3-4 बाद में पता लगे थे। तो 67 स्टूडेंट्स, इनफैक्ट दे वर अराउंड 72 स्टूडेंट्स वर स्कोरिंग 50 or more in this IIM 2025 बैच। एंड अगर मैं मतलब हमारे लेवल 8 के टॉपर्स की बात करूं IIM 2025 में, दिस इज द लिस्ट। जयंत नायडू स्कोर्ड 85, ही वाज आल्सो द टॉपर ऑफ लास्ट ईयर IIM 2024। विरांश, आदर्श, दे स्कोर्ड 79 मार्क्स, है ना। तो दीज आर द लिस्ट। एंड मतलब
I was not able to write all the 67 names, so these are some few names जो लेवल 8 बैच के थे, है ना। लास्ट ईयर अगर मैं 2024 की बात करूं, 2024 में भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया था लेवल 8 बैच का। तो उसमें आदित्य त्रिपाठी वाज द वन जो ही स्कोर्ड परफेक्टली, परफेक्ट मार्क्स, है ना। 102 आउट ऑफ 102 इन आरएमओ 2024। आरएमओ 2025 का रिजल्ट अभी अवेटेड है। ऑल्दो इस बार पेपर काफी टफ था, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू स्कोर 102 इन दिस टफ पेपर। एंड इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे जो लास्ट ईयर जिनका इनमो भी क्लियर हुआ था, जो ऑलरेडी इनमो वार्डिस हैं, वो भी उनमें से भी काफी बच्चे 3-4 टाइप्स की क्वेश्चंस कर पाए हैं। तो इस बार वाला आरएमआर 2025 वाज जेन्युइनली ऑन द टफर साइड। एंड इन केस इफ यू हैवंट डन वेल इन दैट पर्टिकुलर आरएमओ, तो भाई पेपर टफ था, है ना। पेपर वाज नॉट इजी आरएमआर 2025। बट यस, लास्ट ईयर lot of students scored brilliantly, and Aditya Tripathi was the one who scored full marks. He was all India rank 1 in RMO, and he was a regular student of level 8 batch. So this year we are starting with two batches of level 8. One batch we have already started. This batch started on 28th of October, right? अभी शायद 6-7 सेशंस हो चुके हैं इस बैच में, एंड दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस बैच ओनली। ठीक है, तो ये पूरे लेवल 8 को है ना, हमने काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। इसको हमने 5 फेजेस में बांटा हुआ है। तो फेज 1 अभी चल रहा है, राइट। तो फेज 1 में बेसिकली व्हाट वी डू, वी ट्राई टू बिल्ड द थॉट प्रोसेस, राइट। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो अभी आपने देखा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन नंबर थ्योरी से रिलेटेड भी, ज्योमेट्री से रिलेटेड भी, कॉम्बी से रिलेटेड भी, अलजेब्रा से रिलेटेड भी, वो हम इस बैच में करते हैं, राइट। तो दिस बैच विल गो टिल जैन एंड फेब मिड तक जाएगा ये बैच, ये फेज 1, जिसमें वी टेक 12 थॉट बिल्डिंग सेशन एंड 4 डिस्कशन सेशन, ठीक है, जिसमें वेरियस आइडियाज को डिस्कस किया जाता है जो बहुत सारे टॉपर्स के थ्रू आते रहते हैं, ठीक है। फेज 2 में आरएमओ का फाउंडेशन फेज होता है, जिसमें प्रिपरेशन कराई जाती है। फेज स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, राइट। एंड इसमें बेसिकली आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती हैं। एवरीथिंग विल बी सब्जेक्टिव, टेस्ट विल बी सब्जेक्टिव, असाइनमेंट्स विल बी सब्जेक्टिव, जो क्लास में कंटेंट कराया जा रहा है दैट विल आल्सो बी सब्जेक्टिव इन नेचर। तो इसमें बेसिकली बच्चे को आरएमओ के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। आरएमओ की प्रिपरेशन करते करते वो ऑलरेडी आईओकेम में ठीक ठाक सा हो चुका होता है। तो फेज 3 में हम आईओकेम के रिफाइनमेंट कराते हैं। दिस फेज ये जुलाई और अगस्त 2 महीने ये वाला फेज चलता है, ठीक है। तो इसमें we discuss a lot of ideas, we discuss a lot of shortcuts, we discuss a lot of जुगाड़, जिससे बच्चा आईओकेम में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ पाता है। बेसिकली जो भी उसकी आईओकेम की प्रिपरेशन हुई होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, वो काफी अच्छे से रिफाइन हो जाती है। एंड आई होप दिस रिजल्ट स्पीक्स इटसेल्फ अ लॉट। 67 स्टूडेंट्स, 50 या 50 से ज्यादा भाई, 50 मार्क्स लाना आईओकेम में, दैट मे बी अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। एंड वो ड्रीम ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस बैच में अचीव कर पाते हैं, ठीक है। एंड फेज 4 में वी जस्ट आफ्टर द आईओकेम एग्जाम हम आरएमओ का रिफाइनमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो फेज 2 तक या फेज 3 तक जितना भी हमने आरएमओ के रिगार्डिंग पढ़ा हुआ होता है, उसकी हम रिफाइनमेंट करते हैं। एंड फेज 5 में वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इनमो, राइट। ऑल्दो फेज 4 तक भी इनमो की प्रिपरेशन होती है, इट इज काइंड ऑफ फेज 5 में हम इनमो मास्टरी या इनमो की प्रिपरेशन को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम फेज 1, हर फेज में देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स। After every session, you can expect an assignment, and there are a lot of tests. There are a lot of subjective tests as well as there are a lot of IUCAM pattern tests. जितने भी आरएमओ पैटर्न के सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, दे ऑल आर इवेल्युएटेड। आपको गाइड किया जाता है दैट हाउ यू शुड राइट द सॉल्यूशन, राइट। तो दिस वाज वन बैच। द अदर बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आई गेस 14th or 15th of December. The second batch will be started from I don't remember the exact date. It will be either 14th or 15th of December, right? बट हाँ, मतलब द प्लस पॉइंट इज कि अभी आप में से जो भी बच्चे एनरोल करेंगे, उनको ये अक्टूबर वाले बैच के जो भी लाइव सेशन चल रहे हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो यू विल बी एबल टू सी दीज सेशंस लाइव। तो आप बेसिकली वो ये भी अटेंड कर पाओगे। एंड 14th दिसंबर से जो बैच स्टार्ट होगा, उसका तो आप पार्ट बन ही पाओगे, राइट। ओके, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट डेट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लेवल 8 का दिसंबर बैच, राइट। लेवल 8 December batch. Yes, the exact date was 16th December. Okay, so this was
16 दिसंबर से सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। एंड बट यस, मतलब दिस इज नॉट ओपन फॉर ऑल, ये बैच सबके लिए ओपन नहीं है, देयर इज सम क्राइटेरिया, देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन। तो देखो, जो हमारे इंटरनल बच्चे हैं, इफ यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ लेवल 6, लेवल 7 आईओकेम प्राइम, आईओकेम अचीवर्स, फुल मैथ मास्टरी, या लेवल 8 लास्ट ईयर का लेवल 8, ठीक है। तो और ऑल स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 50 और मोर, या जिनका पोटेंशियल स्कोर, चलो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाए, बट इफ यू थिंक दैट पोटेंशियली यू आर capable of scoring 20, 25, 30 score, then this batch is for you. बट एक चीज, इसमें मतलब आपका स्कोर वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो यू नीड टू फिल अप द गूगल फॉर्म जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट एनरोलमेंट इन दिस बैच, राइट। एंड again, fees, this is the fee structure. There the students who are scoring 41 or above, be they are internal student or external student, they'll get full scholarship. जो हमारे इंटरनल स्टूडेंट है, जो इन बैचेस का पार्ट थे लास्ट ईयर, उनके लिए मतलब दिस इज द प्राइस पॉइंट। एंड एक्सटर्नल बच्चों के लिए दोज हु आर स्कोरिंग बिटवीन 31 to 40, दिस इज द प्राइस पॉइंट। एंड जिनका 15 to 30 के बीच में, दिस इज द प्राइस पॉइंट, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप कर सकते हो। एंड जो बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो डायरेक्टली भी लिंक पे क्लिक करके बैच में डायरेक्टली भी एनरोल कर सकते हो, राइट, विदाउट फिलिंग द गूगल फॉर्म। बट मेक श्योर दैट योर स्कोर फॉल इन दिस कैटेगरी। एंड सम ऑफ यू मे थिंक कि जो लास्ट ईयर जो बच्चे लेवल 8 में थे, उनको ये वाले बैच की क्या जरूरत है। देखो, एवरी ईयर वी, दिस इज द बैच जिसमें हम एवरी ईयर वी ब्रिंग फ्रेश कंटेंट। हर साल बिल्कुल नया कंटेंट होता है, बिल्कुल नए थॉट प्रोसेसेस होते हैं। जो लास्ट ईयर का फीडबैक मिलता है बच्चों से, वो सारा पॉजिटिव फीडबैक हम इस बैच में अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो दिस इज द बैच जिसमें मतलब यू विल फाइंड स्टूडेंट जो 2 या 3 साल से इसी बैच में है, ठीक है, लेवल 8 में भी है, राइट। ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेवल 9 एंड लेवल 10, बट यस दे ऑल्सो आर इन लेवल 8। तो उससे फायदा क्या होता है कि एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू कि हम, हमारा जो पर्पस होता है, हमारा जो टारगेट होता है, नॉट ओनली कि एग्जाम क्लियर कराना, वो दैट वी फील कि वो एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को रिफाइन कर लोगे, तो आरएमओ एंड इनमो दे आर जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो अपने आप टेक केयर हो जाते हैं, राइट। उसके लिए हम स्पेसिफिकली हम उसको अलग से टारगेट करने की हमें ना हमारा इंटेंशन होता है, ना हमारी कोशिश होती है, बट वट वी फील वो ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाते हैं, ऑल्सो आईयूकेम एग्जाम भी। बट इतना अच्छा आईक्यू सेट क्लास में होने के बाद ना, व्हाट एग्जैक्टली इज द बेनिफिट? आई एम नॉट द ओनली टीचर, मतलब आई डोंट फील लाइक कि आई एम द ओनली टीचर। आई फील कि यार क्लास में अराउंड 40-50 टीचर्स हैं जो आपस में आइडियाज शेयर करते हैं। तो दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग जो मुझे इस बैच की लगती है, कि बच्चे आपस में इतना ज्यादा एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इतने अमेजिंग अमेजिंग आइडियाज शेयर करते हैं। एंड उन आइडियाज को से ही बच्चे का मतलब बेसिकली जो थॉट प्रोसेस है, वो काफी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है, राइट। तो दीज आर द फेजेस जो एक बार मैंने ब्रीफ अप किया यहाँ पे। फेज 1 में थॉट बिल्डिंग सेशंस होंगे। आप थॉट, किसी भी रैंडम प्रॉब्लम है, जैसे ये वाला आज हमारा एक रैंडम प्रॉब्लम था, इसमें कैसे थॉट्स को हम चैनलाइज कर सकते हैं, हाउ वी शुड थिंक। एंड देयर विल बी सम डिस्कशन सेशन, देयर विल बी 4 डिस्कशन सेशन जिसमें lot of ideas will be discussed, right? Phase 2 RMO foundation, phase 3 IOChem refinement, phase 4 RMO refinement, and phase 5 info preparation and mastery, right? So if you are ready for level 8, ये हमने recently अक्टूबर वाले बैच का एक बैच लॉस वीडियो किया था। If you want to see this and if you want to get more details on level 8, you can definitely watch this video. तो भाई don't wait. If you think that if you are eligible, you should join this batch, even if you are not preparing for RMO, even if you are not preparing for Maths Olympiad. But if you are interested in maths, if maths excites you, then this batch is for you, right? All right, Ji. So that is it from this session. We'll meet you in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.